हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। बात करते हैं हम लोग पहले एलिमेंट की बात कर रहे थे। व्हाट इज द मेजर एलिमेंट दैट इफेक्ट्स क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। दोनों के सेम होते हैं फैक्टर्स, हमने बात करी थी। पहले फैक्टर की तरफ हम लोग देख रहे थे, टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर का ए बी सी डी हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन और एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें टेम्परेचर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने के लिए, फ्रॉम तमिलनाडु एनसीईआरटी, जो कि हम 8th क्लास के पार्ट 1 से कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पूरे अर्थ पर दिखता है ना, वो किस प्रकार से होता है कि टेम्परेचर हर जगह अनुकूल या फिर बहुत गर्म या फिर ठंडा या फिर बरसात वाला, हर जगह हमें ऐसा, ये नमी वाला या जिसके अंदर ओस पड़ रही हो, ये हर जगह हमें सेम क्यों नहीं दिखता। वॉट आर द मेजर फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलो इस लेक्चर में यहां से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ गया था प्रीवियस लेक्चर तक जो हमने यहां तक बात कर ली थी? सब लोग मुझे एक बार जरा कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों ने पढ़ा, कुछ भी डाउट आया अगर देखा होगा तो, किसी भी चीज में, किसी भी कंसेप्ट में। हम आगे बढ़ सकते हैं कंफर्टेबली। कंफर्म करो जल्दी फटाफट, बोलो गूंगो बोलो। तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इस प्रकार से, अगर अर्थ है, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, लेकिन चलो जितने बार बात हो जाए उतनी बात अच्छी है हमारे लिए। ये हमारे पास अर्थ है, लैटिट्यूड की बात यहां पर हो रही है। लैटिट्यूड क्या होते हैं? अगर मैं इक्वेटर की ही बात कर लूं, 0 डिग्री की, यहां पर बगल में क्या, अगर यहां पर इक्वेटर ये है तो यहां मेरे पास है सूरज चाचू। ये मैं अब इसकी आउटर लेयर इसलिए बना देता हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। दिस इज कोरोना, और यहां से निकलती हैं सोलर फ्लेयर्स। मिसबा, कल वाला आपका डाउट क्लियर हो पाया? मिसबा का एक ये डाउट था कल रात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिसबा ने मुझे भेजा था कि रात को सर अगर सोलर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है, जब जो सूरज से आई हुई गर्मी दिन की जो बाहर जा रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है फिर कि आप जब कह रहे हो कि वो ट्रैप हो जाती है, तो रात को ठंडा क्यों होती है और दिन के टाइम पर गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि मिसबा, मैंने आपको सिंपल सा रीजन बताया था, दिन के टाइम पर अर्थ पूरा का पूरा एब्जॉर्बिंग मोड पे होता है, रात को वो बाहर भेज रहा होता है। और ट्रोपोस्फियर की लेयर तो काफी ऊपर, किलोमीटर ऊपर है ना, आपको लैंड पे वो चीज ठंडक कर देती है। और ऊपर से लैंड पे एक फिनोमेना मत भूलो जो हम 3rd 4th क्लास में पढ़ा करते थे, वो भी हम पढ़ेंगे इस बारे में। ठंडक के लिए एक और चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, याद है? समुद्र की हवाएं जमीन की तरफ और जमीन से चलने वाली हवा समुद्र की तरफ। ये सारी चीजें वर्क इसलिए कर पाती क्योंकि गर्मी उड़ जाती है। इसका एग्जांपल मैं दूं कैसे? गरम गरम तवे पर, चाहे गर्म पानी, चाहे ठंडा पानी, चाहे फ्रीजर का पानी, कैसे भी पानी के अगर छींटे मारोगे ना, तो वो भाप बनकर उड़ेगा ऊपर। चेहरे के पास अगर उसको लाओगे ना तो गर्माहट फील होगी, लेकिन वो गर्माहट ऐसे नहीं कि पूरे दिन फील होती रहेगी, इनके अनटिल अनलेस आपने अपने आप को जला नहीं लिया है। वो भाप बन के ऊपर गायब, ठंडा जो तवा है तो वो दोबारा ठंडा। सिंपल एग्जांपल, आप समझ में आया? ठीक है। तो ये जो सूरज है, हम इसकी बात कर रहे थे फिलहाल। लैटिट्यूड, अगर इक्वेटर है, या फिर हम और भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हमारा हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लो, और ये हमारा ट्रॉपिक्स वाला रीजन मान लो, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये वाला हिस्सा ट्रॉपिक्स वाला। ठीक है, अब इसको इमेजिन कर लेना, ट्रॉपिक्स वाला हिस्सा ये। यहां पर गर्मी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल बस एक बात पूछूं, कल के लेक्चर में हम क्योंकि बात कर चुके हैं, सेम चीज़ दोबारा तो रिपीट नहीं करेंगे, टाइम वेस्टिंग है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कंपैरिजन में, और ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, ये जो इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ,
23.5 डिग्री साउथ, या उसके ऊपर भी मान लो, चलो जो भी है, आर्टिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल, कैसे भी। सूरज की गर्मी जो है, मुझे एक बात बताओ, पोलर रीजन्स में ज़्यादा पड़ेगी या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पड़ेगी? ट्रॉपिकल मतलब ये वाला हिस्से की बात कर रही है यहाँ पर, कहाँ ज़्यादा पड़ेगी बताओ, ऐसा क्यों? अर्थ स्फेरिकल है और सूरज बिल्कुल उसके सामने है, सामने है, और जो उसकी रेज होगी, मिसबा रेज जो होगी, रेज जो है वो सामने पड़ रही हैं ट्रॉपिकल में, और पोलर रीजन्स में वो स्लांट कर जा रही हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। और ये जो इक्वेटोरियल वाला और जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो सामने बिल्कुल ये पड़ रहा है, ये ज़्यादा गर्मी वाला जोन है, ये वाला, ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये। तो लैटिट्यूड समझ के कैसे डिटरमाइन करता है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं इक्वेटर के पास कोई भी अगर लैटिट्यूड होगा तो ज्यादा गर्मी होगी, या इक्वेटर के दूर जितना लैटिट्यूड होगा तो ज्यादा गर्मी होगी, बताओ? पास, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड, हाइट की वजह से भी टेम्परेचर वेरी करता है। जर्नली वैसे तो एक ये फिनोमेना है कि सूरज के जितना, यहां से बना देते हैं हम इसको, सूरज के जितना ज़्यादा हम पास जाते रहेंगे उतना ज़्यादा हमें गर्मी लगती रहेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली लेयर होती है, जो हमारा एब्रीविएशन है फेवरेट ट्रस्ट मी का कंसेप्ट एटमॉस्फेयर की लेयर्स को स्टडी करने का, तो उसमें जो ये ट्रस्ट मी वाली लेयर है सबसे पहली, ये ट्रस्ट वाली ट्रोपोस्फियर, यहां पर एक फिनोमेना काम करता है, हमने कल इसके बारे में बात करी थी, लैप्स रेट, कि हर 1000 मीटर अगर हम ट्रोपोस्फियर की तरफ जाते रहे तो 6.5 डिग्री के 6.5 डिग्री के तौर पर का जो टेम्परेचर है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ठंडक होती रहेगी ऊपर बढ़ने के लिए। उसके बाद नेचर ऑफ लैंड, ओशन करेंट्स, प्रिवेलिंग विंड्स, एयर करेंट्स, ओशन करेंट्स। नेचर ऑफ लैंड मतलब वो रीजन कहां पर है, ठंडा रीजन है, प्लेन है, माउंटेनियस है, स्लोपी है, प्लेट्यू है, क्या है वो, ठीक है। शेल्टर, स्लोप शेल्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूर हो, मुंबई, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, इधर ज्यादा गर्मी है या फिर दिल्ली, एमपी, यूपी में ज्यादा गर्मी है? समुद्र के पास वाले हिस्सों में ज्यादा गर्मी रहती है, फिर लैंडलॉक्ड रीजन में ज्यादा गर्मी रहती है, ऐसा क्यों? देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर द हीट टू एस्केप, ठीक है। एंड मैंने एक और चीज डिस्कस करी थी, शायनी आप उस टाइम तक आ गए थे क्या फाउंडेशन कोर्स में, जब मैंने अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट डिस्कस करा था, और शहरों में जो घरों में जो सरिये और वो सब जो यूज होता है उसकी वजह से जो गर्माहट आ जाती है ना। इसमें क्या होता है अर्पित, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। शहरों में गर्मी जो होती है ना, घर बने हमारे, ये बिल्डिंग है नोएडा गुरुग्राम की, इसको बिल्डिंग मान लो, यहां पर जो मेटल रॉड्स, जो सरिये यूज होते हैं, जो बड़े सारे तरह के इसके अंदर सीमेंट वगैरह जो यूज होता है, बड़े सारे तरह के जो स्टोन्स यूज होते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए बिल्डिंग के गांव के घरों के कंपैरिजन में गर्म होती हैं ज्यादा, ये ज्यादा गर्म होती हैं। और शहर में फिर इतनी उतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के बाद जो हीट है ना, वो एस्केप नहीं हो पाती है अशप्रीत, वो यहीं घूमकर रह जाती है इधर। इसकी वजह से एक फिनोमेना पैदा होता है, अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट।
यहां पर सोने पे सुहागा एक चीज और क्रिएट क्या होती है कि जो पॉल्यूशन होता है ना, पॉल्यूशन, वो भी दिल्ली से एस्केप इसलिए नहीं हो पाता। जैसे मुझे एक बात बताओ, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहां पर, दिल्ली, मुंबई के कोलकाता, जल्दी बताओ। क्या मैं बराबर बोल दूं, बराबर बोल दूं? इंडस्ट्रियल वर्क तीनों में बराबर है, अच्छा खासा लेवल पे होता है। लेकिन यूपीएससी ने साल 2015 में क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन क्यों रहता है एज कंपेयर टू मुंबई एंड कोलकाता? क्या रीजन है? बाकी जगह पर है ना? अब बोली बंगालन, अब बंगालन को प्राउड फील हुआ अपने ऊपर। हमारे तो समुद्र है, मछली और मछली भी मिलती है उसमें। वारे बंगालन। ये सिंपली आपको डायग्राम ही बनाकर आना था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर हमें समुद्र दिख रहा है, ये समुद्र का हिस्सा, ये समुद्र का हिस्सा। पॉल्यूशन यहाँ से स्केप हो जाता है। यूपी वगैरह या कहीं से भी हरियाणा से जो पराली जलती है, वो यहीं पर घूमता रहता है वो पॉल्यूशन काफ़ी टाइम तक। आंखें जलती हैं कई लोगों की दिल्ली में दिवाली के बाद या आजकल जैसा सर्दियों में जो होता है। तो आपको पता है ना, फॉग में कोहरे में धुंध में जब पॉल्यूशन मिक्स हो जाता है, तो वो बचपन में पढ़ते थे हम लोग, फोर्थ फिफ्थ क्लास में इन्वायरमेंट जब पढ़ते थे, वो स्मॉग बन जाता है ना? ये स्मॉग फिर जब बारिश वाली कंडीशंस आती हैं, उसमें पॉल्यूशन जब मिक्स हो जाता है, स्मॉग को हटाओ, मतलब पॉल्यूशन जब मिक्स हो जाता है, और जब ये वाटर साइकिल में जब ये जाता है बादलों तक, तो ये एसिड रेन भी करता, हमें पड़ा था। और ताजमहल जो पीला पड़ रहा है, केस स्टडी आती थी जब हम छोटे थे, इसी वजह से पीला हो रहा है। क्या तुम में से किसी को ये पता है कि ताजमहल जो ये पीला पड़ रहा था अभी कुछ सालों पहले एसिड रेन की वजह से, इसका सॉल्यूशन क्या था? ये लोग किससे क्लीन कर रहे थे ताजमहल की मार्बल? एनीवन? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में ऊट पटांग तरीके के। पता है किससे क्लीन हो रहा था? मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना है कभी किसी ने? यही, इससे क्लीन हो रहा था। छोटी छोटी बातें, लेकिन डोंट वरी, आपको इतने एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कोई लेक्चर लेकर आता हूँ, बहुत सारे सोर्सेज को रेफर कर कर लेकर मैं आता हूँ, चीज़ें मैं बताता रहूँगा। वो भी चीज़ें, अगर आप लेट आए हो प्रिपरेशन में, कोई भी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, पिछले 5-10 साल की घटना नहीं जानते हो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? इसलिए तो आया ना ऑब्वियस ही बात है सब लोग मेरे पास, वरना तो ये चीज़ खुद ही पढ़ लेते अगर सारी चीज़ें बुक में लिखी होती हैं तो। क्या ये चीज़ सबको समझ में आई? ये आप कहोगे यार ये एक एक फैक्टर के ऊपर आप इतना इतना टाइम लगा रहे हो, भाई इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो मैंने बात बताई ना समुद्र वाली, ये फालतू बात नहीं है, ये अभी प्रूव कर देते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देखो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये 3 मेगा सिटीज़ हैं हमारे देश की, लेकिन एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है दिल्ली में एज़ कम्पेयर टू द अदर टू। अब ये कोई आपको बुक या एनसीईआरटी थोड़ी ना बताते कि ये तो आपको एनालिसिस के बेसिस पर सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट को मत भूलो। एक भी करंट अफेयर करके मत जाओ पूरे साल, चलेगा चलेगा। ये नहीं भी क्लियर करके जाओगे, एग्जाम को क्लियर करने की एक्यूरेसी 95% है। इस पे ज़्यादा फोकस करके जाओगे, एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है सिर्फ 10% रह जाती है, क्योंकि कंसेप्ट तो फिर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला ना 365 दिन। तो करंट अफेयर एक भी मत करके जाओ, कोई टेंशन नहीं है, एक भी मत करो, सारी लात मार दो PT 35 को, विजन की मैगजीन्स को, मंथली अखबारों को, कुछ भी मत करो। वैसे भी जो अखबार पढ़ते हैं वो सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल है। ये सिर्फ दिखावटी चीज़ होती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए। किसने अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर के 35 टुकड़े कट करके काट के फेंक दिए? ठीक है, सिंपैथी है मुझे, हो गई। यूपीएससी के लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चर्चा, डिबेट, पॉलिसी मेकिंग, सरकार के ऊपर प्रेशर के लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
हम क्या धंधा कर रहे हैं उसमें डिपेंड ये चीज़ होती है, हमारा सामान उस चीज़ में क्या क्या लगेगा उस धंधे में। यूपीएससी का फ्लेवर अलग है। अखबार पढ़ने से यूपीएससी निकलता है, और अखबार अगर किसी को पढ़ने होते हैं, मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, आप द हिंदू लगवाओ, इंडियन एक्सप्रेस लगवाओ, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर डेली ये कर पा रहे हो प्लस स्टैटिक कर पा रहे हो तो अखबार पढ़ो, वरना अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं कर पा रहे हो देन लीव ऑल। अगर ये करने की दम नहीं है इतने सारे साथ में, सिर्फ द हिंदू पढ़ने से यूपीएससी नहीं निकलेगा। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और लाइव मिंट भी एक साथ पढ़ रहे होगे तब भी नहीं निकलेगा सिर्फ करंट अफेयर। ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं करंट अफेयर। फिफ्थ क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, फिफ्थ क्लास की। उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई, पहले बताओ सबको। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट, क्यों गर्मी होती है शहरों में ज़्यादा गाँव की कंपैरिजन में, बताओ। और फिर नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत कुछ डिटरमाइन करता है, क्योंकि जहाँ पर आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर दी गई होगी, जंगल वगैरह काट दिए गए होंगे, तो गर्मी वहाँ पर ज़्यादा रहने लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। प्लांट्स वगैरह ठंडक देते हैं, नॉर्मल सी चीज़। और सॉइल एक मेजर अदर फैक्टर है टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आप ये सॉइल की जो डिबेट अगर करना चाह रहे हो ना, इसके डोंट वरी, इस चैप्टर के बाद हम लोग लिथोस्फीयर के कंटेक्स्ट में एक जो हमारा चैप्टर बाकी रह गया था, हम सॉइल के ही एक पूरे के पूरे चैप्टर पे आने वाले हैं। और उसमें आपको जो टाइप ए, टाइप बी, डी, ई, एफ जो लेयर होती है, हम पूरी की पूरी लेयर को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इन फैक्टर्स पे जो अभी हमने बात करी, अब इसको आगे देखते हैं। पहले ये मतलब ये चीज़ तो हमारी हो गई, अब टेम्परेचर की, टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में आगे देखते हैं। पहला जो हमारा फैक्टर जो टेम्परेचर अभी तक चल रहा है, मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हवा का जो होता है एट अ गिवन टाइम में, उसको अलग अलग स्केल्स में मेजर करा जा सकता है, लाइक सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज थर्मामीटर, या फिर स्टीवेंसन स्क्रीन एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। ये एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर को गोली मारो, स्टीवेंसन स्क्रीन याद रखना, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, एंड बीपीएससी ऑब्वियसली। इन सारी चीज़ों के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करना चाहिए, लोग लूसेंट पढ़कर जाते हैं, लूसेंट जी के। ये याद नहीं रहने वाली ऐसी चीज़ें, रट्टा मारने के बाद भी उससे पेपर नहीं बनता। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, कि अगर आपने स्टीवेंसन स्क्रीन क्लियर है दिमाग के अंदर कि हाँ मुझे पता है ये टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए ही यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता होगा, ठीक है। थोपड़ा दिखा देता हूँ एक बार इसका अगर मिले तो। ये होता है, ये होता है, और यहाँ ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा जाता है। यह देख लो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये पूरा मेजर करता है, साइंटिफिकली वर्क करता होगा, हमें उससे कंसर्न नहीं है कि कैसे वर्क करता है, क्या करता है। हम कोई जियोलॉजी जोग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। जितना पता होना चाहिए उससे ज़्यादा ही पता करके जा रहे हैं। एनर्जी जो अर्थ के द्वारा रिसीव करी जाती है थ्रू इंसोलेशन, वो सेम मात्रा में बाहर भी निकल जाती है अर्थ से थ्रू आउटगोइंग रेडिएशन, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, हमने देखा था। बस ये चीज़ है कि जो ये है ये सारी नहीं निकल पाती है ना, 30% ये रह जाती है। अर्थ का बिगड़ैल बेटा कौन, जो कि फ्री के सामान पे कब्जा करना चाहता है। ओके जी। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। इस बार ये वाला पढ़ लिया था क्या कंसेप्ट पहले ही, इसलिए पूछ रहे थे क्या?
अच्छा। नहीं आपने, क्योंकि स्पेशली मेरे को अच्छा लगा था आपका क्वेश्चन, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन करा था ना कि शाम के टाइम पे या सर रात के टाइम पे तो ऐसा हो जाता है, फिर हमें ठंडक क्यों फील होती है रात के टाइम पे, है ना। तो एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ मेनली हीटेड बाय आउटगोइंग रेडिएशन। देखो पृथ्वी पर इंसान, मतलब देखो हम कितनी भी बातें कर ले, लेकिन हम ये भी बात जानते हैं, हमें वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन भगवान ने सब कुछ ये संतुलित कर रखा है ना। अब पूरे दिन फाउंडेशन कोर्स पढ़ाने के बाद दीपांक रोमांस करने तो जाएगा ही ना शाम को किसी ना किसी के साथ। अब वहाँ पर भी अगर गर्मी हो तो पता चला बंदी चमका दी थप्पड़ मार मार के, अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई सुंदर सी बंदी लिप बाम लगा कर आई है मेरे से चमक गई। तो ये उस चीज़ के लिए भी होता है, समझ गए, कि शाम को ठंडक हो जाती है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इट इज़ रिकॉर्डेड बिटवीन 2 to 4 PM रेगुलरली, एंड मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करा जाता है अराउंड 4 AM। इसलिए आप कभी भी वेदर रिपोर्ट्स अगर आप देखो, प्रीवियस डे कितना रहा, प्रेजेंटली कितना रहा, मैक्सिमम और मिनिमम जो कंपेयर होता है ना वो इन ड्यूरेशंस के बेसिस पर होता है, ऐसे प्रिपेयर करा जाता है। ये क्योंकि ये देखा जाता है सबसे ज़्यादा गर्मी दोपहर में 2 से 4 के बीच में जो होता है, पूरा का पूरा तप रहा होता है सब कुछ, वो देख लिया जाता है, और मिनिमम सुबह 4 बजे, है ना, ये चीज़ है। फिर मीन टेम्परेचर जो एवरेज होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का 24 घंटे के अंदर अंदर, इसको बोला जाता है मीन डेली टेम्परेचर। मीन डेली टेम्परेचर मान लो ये अब ये मत सोचना है नंबर कहां से आ गए। जर्नली ऐसा होता है कि एक जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहता है किसी एक जगह का 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, मिनिमम 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड बाय 2, नंबर को मारो गोली। हम अपना अच्छे से बच्चों की तरह फॉर्मूला बनाते हैं एक नंबर हमारी साइकोलॉजी बिगाड़ देगा कि ये नंबर आए कहाँ से। तो हम यहाँ पर साइड में एक चीज़ लिख लेते हैं, 1 मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं, और मैं ब्लू कलर से लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स को पहले हमें निकाल लेना कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर, जब ऊपर वाले हमें ये नंबर मिल गए, डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलता है मीन डेली टेम्परेचर। अब आप कहोगे ये कुछ सेंस है क्या इसको याद करने की। यूपीएससी के लिहाज से तो आई कैन गारंटी कि 100% नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा। स्टेट पीएससी में लेके 95% आने के चांसेस हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के। जितने भी उठपटांग क्वेश्चन और टफेस्ट से टफेस्ट, जो यूपीएससी से भी ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा जो टफेस्ट प्रीलिम्स हमारे देश का होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है। तो हमारा तो कोशिश यही रहती है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं बुक्स को हम टोटो फॉर्मेट में पढ़ें, टोटलिटी में पढ़ें, एक तीर से हमारे सारे निशान लग जाने चाहिए। हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हम ये वाला पैराग्राफ तो पढ़कर गए थे, लेकिन हमने कहा अरे छोड़ना ये क्या चीज़ है, हमने इसको बुक काट दिया या फाड़ दिया, ये चीज़ नहीं। अगर हमारी आंखों के सामने है तो आलस नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, समझ गए। वेब सीरीज अब देखते हो, शाइनी कोई हॉट सीन्स आते हो तो स्किप थोड़ी ना कर देते हो उनको, देखते हो ना पूरा, तो बस बुक्स भी पूरी पढ़नी है, ओके। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, मैं पहले आपको एक चीज़ को क्लियर करना भूल ही गया। इनको जब भी आप नोट्स या कुछ भी बनाओ या अलग से लिखो ना, इनको डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल अलग अलग कंसेप्ट है ये। मीन डेली टेम्परेचर कैसे होता है, सेकंड कंसेप्ट है डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पे। अगर मैं इसी को ले लूँ ना, जल्दी मुझे बताओ 87 माइनस 73 कितना, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या निकला मेरा, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड तीसरा कंसेप्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ अ ईयर। किस मंथ सबसे ज्यादा गर्मी रही और वो गर्मी कितनी हद तक गई, कितने डिग्री सेल्सियस था या फ़ारेनहाइट था, और कौन से महीने सबसे ज्यादा सर्दी वाला दिन था, सर्दी पड़ी कितनी, सबसे कम टेम्परेचर कितना था उस दिन, पूरे साल का जब ये निकाला जाता ईयर का,
देखो अब आप कहोगे इस चीज़ सेम ही तो है ये, लेकिन ये दोस्तों डेली का है, डेली का। और ये साल में पूरे 12 महीने मिलाकर कौन सा ऐसा दिन सबसे गर्म था और सबसे ठंडा दिन, और कितना टेम्परेचर उनका वो था, दिन को तो छोड़ो, टेम्परेचर उस दिन जिस दिन सबसे गर्म था तो गर्माहट कितनी हद तक गई। तभी तो ये आ जाता है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हर साल न्यूज़ के ड्रामे नहीं शुरू हो जाते गर्मियों में, गर्मियां बढ़ रही हैं तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सर्दियां हो रही हैं तो पहाड़ खिसक रहे हैं, पता चला माउंट एवरेस्ट टूट रहा है। ये ऐसे ही कि पिछले 10 साल में इतनी ठंड इतनी पड़ी, रिकॉर्ड तोड़। ये रिकॉर्ड कैसे, ये लोग कैसे निकाल लेते हैं ऐसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और पता भी लग रहा है ना, एनुअल मतलब साल का कोई भी चीज़। इकोनॉमिक्स में एनुअल या कहीं पर भी एनुअल हम क्या पढ़ते हैं, साल का। उसके बाद ये तो हमने देख ही लिया था, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे रखा है, आइजोथर्म्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज शोन बाय आइजोथर्म्स। आइजोथर्म्स एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि ऐसी प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं जहाँ पर सेम टेम्परेचर होता है। ये वाली बात याद है ना कि हमने कल ये जो पढ़ा था कि यहाँ का इधर इधर का जो भी पैरामीटर सेम है तो हम ऐसे करके एक लाइन बना देंगे, फिर इनके अंदर जैसे कोई भी चीज़ सेम है या यहाँ पर ऐसा कोई सेम है तो ये हमारे बन जाते हैं इमेजिनरी लाइंस आर आइजोथर्म्स। ठीक है, जिनके पास फालतू का टाइम होता है वो ये भगलोली वाली हरकतें करते हैं। उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गई, पहले सबको बताओ जल्दी। आ गई ना, ठीक है। तो बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पहले जल्दी बता दो। कुछ पूछना है यहाँ के लेक्चर से, अर्पित, अशप्रीत, ईशा, ठकुराइन, किसी को भी कुछ भी, मयूर? ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।